नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मालदीव यात्रा के दूसरे दिन वहां के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। उन्होंने अभी हाल में ही दिए बयान में मदद के लिए भारत की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में विशिष्ट अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोइजू के बीच कल द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता की भी घोषणा हुई। मत्स्य पालन, डिजिटल तकनीक और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मौसम संबंधी जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से वहां बने 3,300 मकान मालदीव को सौंपे। पीएम ने राष्ट्रपति मोइजू के साथ मिलकर अडर्ट सिटी में सड़क और निकासी सिस्टम से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार करते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की अपनी सफल यात्रा के बाद तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कुशल क्षेत्रीय संपर्क के लिए 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 17,340 वर्ग मीटर में फैले इस टर्मिनल में व्यस्त समय में 1,350 यात्रियों और वार्षिक 20 लाख यात्रियों की क्षमता होगी। भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर व्यस्त समय में 1,800 यात्री और वार्षिक 25 लाख यात्री की जा सकेगी। आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को परास्त कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय रखा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कारगिल विजय दिवस देश के वीर जवानों की गौरव और विजय गाथा का अविस्मरणीय दिन है। वर्ष 1999 में हमारे जवानों ने ऑपरेशन विजय से दुश्मनों को घुटनों पर लाकर अदम्य साहस व पराक्रम की अमिट मिसाल पेश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी देश के सम्मान की रक्षा में असाधारण साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
रक्षा मंत्री ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज द्रास में कारगिल विजय दिवस पदयात्रा का नेतृत्व किया और कारगिल युद्ध के दौरान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये दिन हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारे देश को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास में कार्यक्रम के दौरान एक श्रद्धांजलि पोर्टल का उद्घाटन किया और शहीदों को याद किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कारगिल विजय दिवस हमारे लिए केवल स्मृति ही नहीं, ये हमारे लिए भारत की संप्रभुता और रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का वचन है। 26वें कारगिल दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, साथ ही भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक वीडियो को भी साझा किया। कारगिल युद्ध में साहस और वीरता के साथ लड़ने वाले जवानों की बलिदान को याद किया गया। वहीं द्रास में कारगिल युद्ध में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के परिवार कारगिल युद्ध स्मारक पर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सेना के वीर जवानों के शौर्य की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कारगिल को पाकिस्तान द्वारा थोपा हुआ युद्ध बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, आज देहरादून में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने हमें कारगिल संघर्ष में विजय दिलाई। हमारे लिए ये सबक सीखना महत्वपूर्ण है कि उन वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। अब तक 99.86% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज हो चुके हैं। इन सब मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होंगे। बाकी मतदाताओं के फॉर्म भी बीएलओ की रिपोर्ट के साथ डिजिटाइज होने का काम 1 अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान चरम पर नजर आया। महागठबंधन के विधायक जहां काले कपड़ों में प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को साधने के लिए घोषणाओं का दौर जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति माह करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस बात की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पीआईबी फैक्ट चेक ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एक वायरल वीडियो को फेक बताया है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय जेट विमानों के नुकसान की बात और भारत की ओर से युद्ध विराम की मांग को स्वीकार करते हुए दिखाए गए हैं।
हरियाणा में 2 दिन चलने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सभी जिलों के एग्जाम सेंटर्स पर पहली पारी में परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:45 तक चली। दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक होगी। राज्य सरकार ने सीईटी परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हुई दुर्घटना पर डीएम अजय सिंह राठौर ने कहा, मृतकों के परिजनों की मांग है कि ऐसी घटना फिर से न हो और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जहां भी सुरक्षा में चूक हुई उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने प्रशासन पर भरोसा जताया है। असम में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हजारों बीघा जमीन पर कुछ परिवारों ने कब्जा कर रखा है, जिसे 3 दिन में हटा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवार बंगाल, बिहार या अन्य जगहों से आए हैं, जिसमें सटीक जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के वीपी और एफबी ब्लॉक में आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पाइपलाइन के उद्घाटन में भाग लिया। हैदराबाद के बिरला तारामंडल में जीपी बिरला स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस समारोह में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के साहसिक रोड मैप को साझा किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इसरो का लक्ष्य 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसरो एक 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाला विशाल रॉकेट विकसित कर रहा है। केरल के कई इलाकों में मानसून की बारिश जारी है। भारी बारिश के बाद आईएमडी ने त्रिशूर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। दिल्ली के लोगों को आने वाले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिनों तक बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेबेल का गुजरात के सानंद स्थित प्लांट लगभग पूरा हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जेबेल भारत में सिलिकॉन, फोटोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के विनिर्माण में कर रही है 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान असाधारण मंदों और कर पूर्व लाभ में 273% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। केंद्र द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत की दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात में 92% की वृद्धि हुई। CRE फर्म वेस्टियन की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष की दूसरी तिमाही में सेक्टर की हिस्सेदारी CRE लीजिंग सेगमेंट 50% रही, जो पिछली तिमाही के 36% से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस योजना का फायदा 55.90 करोड़ लाभार्थियों को मिल चुका है और जनधन खातों में करीब 2,63,955 करोड़ रुपए की राशि जमा है।
वेबसाइट के अनुसार जनधन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% हुई। जनधन खातों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2015 में प्रति खाता औसत बैंक बैलेंस 1065 रुपये था, जो अब बढ़कर 4352 रुपये हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत 2024-25 में कुल 4.19 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 21,933.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान बजट अनुमान को 1,37,756.55 करोड़ रुपए किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.12 करोड़ मकान राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित किए गए। राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पसानी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करना है, जिनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PM विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से होगी लागू। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। देश की विनिर्माण गतिविधियां जुलाई में 17.5 वर्ष की शीर्ष पर पहुंच गई हैं। S&P ग्लोबल की ओर से जारी HSBC फ्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI जुलाई में 59.2 पर पहुंच गया। PMI आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में वस्तु उत्पादकों ने सेवा प्रदाताओं की तुलना में उत्पादन में तेजी से दर्ज की वृद्धि। RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनता के पास मौजूद 31,000 करोड़ रुपए की नकदी बढ़कर 91,000 करोड़ रुपए हुई। वहीं बैंकों के चालू और बचत खातों में जमा राशि जून के अंत तक दोगुने से ज्यादा बढ़कर 3.79 लाख करोड़ रुपए हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उसका शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 1.9% बढ़कर 4,541 करोड़ रुपए हो गया। वहीं CMS इन्फोसिस्टम का समेकित शुद्ध लाभ 3% बढ़कर 93.6 करोड़ रुपए हो गया। सेबी ने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान न चुकाने के कारण 13 संस्थाओं का निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण किया रद्द। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 18 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.183 अरब डॉलर घटकर 695.489 अरब डॉलर रह गया। वहीं समाप्त सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 84.499 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। थाईलैंड ने सीमावर्ती 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। इस बीच मलेशिया की ओर से संघर्ष विराम की कोशिश की जा रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद पर जारी संघर्ष को शांत करने के लिए कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ संघर्ष विराम का आह्वान किया। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा, ये दो देशों के बीच का मामला और अभी हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। ढाका के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज में 21 जुलाई को हुए विमान हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल मरीजों के इलाज के लिए बांग्लादेश पहुंची भारतीय चिकित्सा टीम ने अपनी सहायता मिशन जारी रखा। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना पूर्व में पोक्रोवस्क शहर के आसपास भीषण लड़ाई का कर रही है सामना। ये एक रसद केंद्र है जिसके पास रूस लगभग रोजाना गांवों पर कब्जा करने की घोषणा करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए स्कॉटलैंड पहुंचे, जहां वे टर्नबेरी स्थित गोल्फ रिजॉर्ट का दौरा करेंगे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता अब तक का सबसे बड़ा समझौता होगा और इसके 50-50 के अच्छे मौके हैं। नासा के लगभग 20% कर्मचारी छोड़ने वाले हैं अंतरिक्ष एजेंसी। नासा प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 3,870 कर्मचारियों के जाने की उम्मीद है। दक्षिणी अल्बानिया के डाल्विन शहर के पास लगी एक जंगल की आग में 3 लोग झुलसे और लगभग 2000 निवासियों को वहां से निकलना पड़ा।
न्यू मैक्सिको में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई घर बाढ़ के पानी में बह गए। महिला शतरंज विश्व कप के खिताबी मुकाबले का पहला चरण आज दिव्या देशमुख के सामने ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी के होगा सामना। हम्पी और दिव्या दोनों ने अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड मजबूत स्थिति की ओर, तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर बनाए 7 विकेट पर 544 रन। मैनचेस्टर टेस्ट में जॉ रूट ने जमाया रंग, भारत के खिलाफ जड़ा 12वां टेस्ट शतक, करियर का 38वां शतक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। यूपी वॉरियर्स ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अभिषेक नायर को महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए हेड कोच नियुक्त किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारकर प्रतियोगिता से बाहर। उन्नति को क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की अकाने यामागुची ने शिकस्त दी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी चाइना ओपन के पुरुष युगल के सेमीफाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को हराया। सात्विक चिराग का सेमीफाइनल में आरोनचिया और मलेशिया के सो वोइयिक से भिड़ेंगे। सात्विक चिराग का इस साल का ये चौथा सेमीफाइनल होगा। भारत के युवा शटलर तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगस्त में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां टीम 4 मैच की सीरीज खेलेगी। मेजर लीग सॉकर ऑल स्टार गेम में नहीं भाग लेने के चलते इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी और उनके साथ जोड़ी अल्बा पर लगा एक मैच का बैन। महिला यूरो कप का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। फाइनल में इंग्लैंड के सामने स्पेन की चुनौती। फाइनल से पहले इंग्लैंड के लिए बड़ी दिक्कत, फॉरवर्ड खिलाड़ी लॉरेंस जेम्स का खिताबी मुकाबले में खेलना तय नहीं। इटली के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान एड़ी में लगी थी चोट। ब्रिटेन की एमा रेडकानू वॉशिंगटन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। रूस की एलिना रायबाकिना ने भी सेमीफाइनल में किया प्रवेश। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।